Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is part 2 of Unit 2 Class 10th Banking and Insurance, right? So topic is types of advances secured and unsecured. तो secured advances या secured loans कौन से होते हैं कि जब बैंक जो है borrower को लोन देता है only when जो borrower है बदले में बैंक को कुछ सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवाता है, राइट? जैसे प्लांट एंड मशीनरी या LIC पॉलिसीज विद सरेंडर वैल्यू, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो ये सारी सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, कि बैंक जो है बोरर को दे रहा है लोन और बोरर बदले में बैंक के पास ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है एसेट्स, कोई भी प्लांट हो, मशीनरी हो, LIC की पॉलिसीज हो या गोल्ड ज्वेलरी हो, बैंक को दे देता है एज अ सिक्योरिटी। और ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है कि बोरर अगर ये लोन वापस नहीं कर सकता बैंक को, उस केस में बैंक के पास ये है राइट है कि बैंक इस एसेट को सेल करके जो भी अमाउंट उस एसेट से आता है वो लोन को एडजस्ट कर देता है फ्रॉम दैट अमाउंट, राइट? और अगर सपोज देखिए एसेट जो है बैंक ने बोरो ने जो लोन लिया था, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ, 1 लाख का लोन लिया था और एसेट सेल करके बैंक को वापस 1 लाख मिल गए, एसेट भी 1 लाख का ही बिक गया तो जितना भी 1 लाख था वो एडजस्ट कर देगा लोन के अमाउंट को। लेकिन अगर एसेट सेल हुआ है 1,20,000 का, तो ये जो एक्सेस 20,000 है, ये एक्सेस अमाउंट जो है बोरोर को वापस कर दिया जाता है, राइट? नाउ अनसिक्योर्ड, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी जो है बोरोर बैंक को नहीं देता। बैंक बोरोर को कुछ लोन देता है लेकिन बदले में कोई भी एसेट जो है वो एज अ सिक्योरिटी अपने पास डिपॉजिट नहीं करवाता। तो इसलिए ये बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की है? क्योंकि अगर बोरोर पैसा वापस नहीं करता तो बैंक के पास बोरोर का कोई भी एसेट नहीं है जिसको सेल करके वो लोन का अमाउंट रिकवर कर सके। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनसिक्योर्ड लोन्स देते हुए बैंक को उस बोरोअर की क्रेडिट रेटिंग देखनी है कि क्या उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या उसकी इनकम सफिशिएंट रहेगी कि वो रीपे कर देगा लोन। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, राइट? उसके बाद आता है देर आर बेसिकली 2 टाइप्स। ये एक चीज और आपको याद रखनी है कि अनसिक्योर्ड लोन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अनसिक्योर्ड लोन्स वही हो गए जो जिसमें देयर इज नो सिक्योरिटी। अब अनदर कैटेगरी इज देयर पार्टली सिक्योर्ड लोन्स। पार्टली सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं कि कुछ सिक्योरिटी अवेलेबल तो है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा इतनी सफिशिएंट नहीं है जितने का लोन है। जैसे अगर लोन लिया है 80,000 रुपीज का या 1,80,000 का और जो एसेट एज अ सिक्योरिटी बैंक को दिया है बोरोअर ने, उसकी वैल्यू है 50,000 ओनली, तो इसको हम बोलेंगे पार्टली सिक्योर्ड लोन्स। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू उतनी सफिशिएंट नहीं है जितना लोन अमाउंट है, राइट? ओके। अब सिक्योरिटी, कुछ भी ये जितनी भी आइटम्स हैं ये सिक्योरिटी में आती हैं। बोरोअर लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर्स दे सकता है बैंक को, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेस या प्रोग्रेस, कुछ भी लिख दो आप, finished goods, fixed deposit, LIC policies, right? Now, method of creating charge on securities. So, a charge over the change नहीं है ये, it is charge. इसमें ना थोड़ा spelling mistakes है printing के time. Charge over the assets of the borrower can be created by any of the methods. It is LIEN, not LIED. Pledge, hypothecation, mortgage, etc. तो ये सारी टर्म्स हम अब आगे अभी हम पढ़ेंगे। नाउ टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन्स, तो फर्स्ट टाइप है सिक्योर्ड लोन्स की लोन अगेंस्ट गोल्ड। तो इसमें अगेन बोरोअर क्या कर रहा है, बैंक जो है बोरोअर को पैसे दे रहा है
लोन दे रहा है और बदले में बोरोअर क्या डिपॉजिट कर रहा है, अपना गोल्ड एज अ सिक्योरिटी बैंक को दे रहा है। ठीक है, इसको गोल्ड लोन बोलते हैं, राइट। सो आरबीआई जो है, इट हैज इम्पोज्ड अ लोन टू वैल्यू कैप ऑफ 60% फॉर गोल्ड लोन कंपनीज। अब लोन टू वैल्यू का मतलब क्या है कि बैंक ने ये लिमिट रखवाई हुई है। इसका क्या मतलब है कि जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं वो लोन दे सकती हैं 60 रुपीज का फॉर गोल्ड वर्थ 100। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि कोई भी गोल्ड लोन्स कंपनी है, ठीक है, बोरोअर उनके पास आया कि हमें लोन दे दो, तो ये कंपनीज, बोरोअर अगर 100 रुपीज का गोल्ड दे रहा है सिक्योरिटी में, मैं एग्जाम्पल के लिए ही आपको समझा रही हूँ, 100 रुपीज का गोल्ड बैंक के कंपनी को दे रहा है सिक्योरिटी, तो अब गोल्ड लोन कंपनीज पूरा 100 रुपीज का लोन नहीं देंगी बोरोअर को, सिर्फ इसका 60% यानी कि ₹60 ही लोन देंगी, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 1 मार्कर आ सकता है आपका, कि अगर लोन आपको जो भी बोरोअर आपको सिक्योरिटी दे रहा है गोल्ड की, अगर 1 लाख का गोल्ड डिपॉजिट कर रहा है तो सिर्फ 60,000 रुपीज बोरोअर को मिलेंगे, ओनली 60% ऑफ द वैल्यू, राइट। ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी दिया हुआ है, उनकी कितनी रेशो है, 70%। 70% का मतलब है अगर 1 लाख का गोल्ड डिपॉजिट कर रहा है बोरोअर, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो कितना लोन देंगे, 70,000 रुपीज, राइट। सो कंपनीज के लिए कितना इन्होंने किया है, 60%, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए इट इज 70%। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो, अगर गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है 1 लाख का, तो लोन कितने का मिलेगा बोरोअर को, सिर्फ 70,000 का, राइट। ओके, यहाँ ये लोन टू वैल्यू का भी आ सकता है, ये मैं एक इधर मार्क कर देती हूँ। व्हाट इज लोन टू वैल्यू, amount of loan that can be given against the value of the asset, right? Okay, let's move to the next point. ओके, यहाँ पे ये भी देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी बोरोअर जो है वो लोन नहीं देता, तो बैंक या कोई भी जो कंपनी जिसने लोन दिया हुआ है बोरोअर को, वो इस गोल्ड को सेल करके रिकवर कर सकती है लोन का अमाउंट, राइट। नाउ सेकंड इज लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो बोरोअर बैंक को देता है एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगेन बैंक जो है लोन दे रहा है और बोरोअर बदले में ये जो LIC की पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा रहा है, राइट। और ये पॉलिसीज क्या है, ये एक तरह से सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हर इंसान जो है मोस्टली क्यों ये पॉलिसीज लेते हैं, क्योंकि एक तरह से कंपलसरी सेविंग हो जाती है, वो अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट एज अ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज को देते हैं, और कभी भी कोई गॉड फॉरबिड अगर लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एक तरह से ये इट्स अ कुशन, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो पॉलिसी होल्डर्स जो हैं जिनके पास ये LIC पॉलिसीज हैं, अगर उनको लोन लेना है तो ये पॉलिसीज जो है वो बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखवा देते हैं, ठीक है। So in times of need, the policy holders can avail loan against their policies that have acquired the surrendered value. So the policies acquire surrender value after premium are paid at least for 3 years. तो देखिए, अगर LIC पॉलिसी का प्रीमियम, पॉलिसीज ली हुई है किसी भी पॉलिसी होल्डर ने और 3 साल तक उसका प्रीमियम दिया है, ठीक है, एटलीस्ट है, मतलब 3 साल हो गए हैं, एंड सपोज 4th ईयर है, 3 साल वो प्रीमियम दे चुका है पॉलिसी होल्डर, तो 3 साल अगर मिनिमम प्रीमियम दे दिया है
उसके बाद ही जो पॉलिसी है इट विल एक्वायर दी सरेंडर वैल्यू, राइट। इसको इन्होंने SV वैल्यू करके लिखा हुआ है, बट इट इज, यू हैव टू राइट फुल फॉर्म इन द पेपर, यू डोंट राइट SV, सरेंडर वैल्यू लिखेंगे आप। ठीक है, सो सरेंडर वैल्यू क्या है कि ये वो अमाउंट है जो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है बिफोर मैच्योरिटी। नॉर्मली अमाउंट कब दिया जाता है, अगर पॉलिसी ली हुई है सपोज 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद ही पे करेगा LIC कंपनी जो है पॉलिसी होल्डर को, उसका पैसा वापस करेगी। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर उसको पहले ही मेच्योर करवा रहे 10 ईयर से पहले, तो जो अमाउंट LIC पॉलिसी होल्डर को देगी उस अमाउंट को बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। नाउ अब बैंक जो है वो कितना लोन प्रोवाइड करता है बोरोअर्स को, LIC सैंक्शन लोन्स अप टू अ सर्टेन परसेंट ऑफ द सरेंडर वैल्यू। इसमें आप LIC से भी, ये LIC कंपनी से ही लोन ले सकते हो आप। LIC कंपनी क्या करती है, दे गिव दी, बोरोअर यहाँ कौन हुआ, पॉलिसी होल्डर, ठीक है। तो LIC कंपनी जो है वो लोन दे देगी बोरोअर को, पॉलिसी होल्डर को, अप टू 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू, राइट। बैंक भी देते हैं, LIC कंपनीज भी देते हैं, बैंक भी जो है, बोरोअर बैंक को भी अप्रोच कर सकता है और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक को देके लोन ले सकता है, राइट। यस, सो 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू, अगर सरेंडर वैल्यू सपोज LIC 10 ईयर्स के लिए ली थी, लेकिन वो पहले ही मेच्योर करवाना चाह रहा है बोरोअर, पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी, तो जो अमाउंट LIC उसको देता है, अगर पहले मेच्योर हो रही है पॉलिसी, तो उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो सपोज सरेंडर वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। तो बैंक कितना लोन, LIC पॉलिसी, LIC कंपनी कितना लोन देगी बोरोअर को, सिर्फ 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी चाहे पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 1 लाख है, लेकिन पूरा 1 लाख का लोन नहीं मिल जाएगा बोरोअर को, सिर्फ 90,000 का, 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू, उतने का लोन मिलेगा। नाउ लोन अगेंस्ट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स आल्सो, राइट। ओके, एक चीज और है, जो LIC कंपनीज हैं जिन्होंने लोन दिया है बोरोअर को अगेंस्ट दिस सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, वो चाहे तो पॉलिसी अपने नाम भी असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर लोन बोरोअर वापस नहीं करता है, तो पॉलिसी इज असाइन्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी विच इज गिविंग द लोन। नाउ लोन अगेंस्ट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सो डिपॉजिटर्स जो है वो अपनी सेविंग्स बैंक में रखवाते हैं, सेव करते हैं, राइट। क्योंकि अगर पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है अमाउंट, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। सो इसको एक बारी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। व्हाट इज अ टर्म डिपॉजिट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक फॉर कीपिंग द डिपॉजिट इन द बैंक फॉर प्री डिटर्मिन्ड टर्म, अर्निंग देम इंटरेस्ट एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट। सो अब इस लाइन का मैं सिंपल उसमें आपको समझा देती हूँ। सो टर्म डिपॉजिट क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिटर डिपॉजिट कराता है पर्टिकुलर टर्म के लिए, सपोज फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, और उसको उन डिपॉजिट में इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर उसको प्री मेच्योर 5 साल से पहले कैश करवाया जाता है डिपॉजिट्स को, यानी बैंक से पैसा वापस मांग रहा है डिपॉजिटर बिफोर 5 ईयर्स, उसको बोलते हैं प्री मेच्योर। तो उससे उसका रिजल्ट क्या होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब ब्रेक हो रहा है, और जो भी उसको सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 15% पहले मिल रहा था, अब उसको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं मिलेगा, इट विल बी रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो कई बार अगर डिपॉजिटर को पैसे की जरूरत है, तो ही कैन टेक द लोन अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स, ठीक है। तो डिपॉजिटर के लिए क्या बेटर रहता है कि अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके पास दो चॉइस है, या वो प्री मेच्योर उसको इन कैश करवा लेगा, ठीक है, या
लोन ले लेगा, इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन ले लेगा। तो बेटर रहता है इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन लेना। प्री मेच्योर इन कैश कराने का नुकसान ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जाता है, और लोन लेना इज बेटर एज कंपेयर टू प्री मेच्योर डिपॉजिट को इन कैश कराने से, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो उसको पे भी करना पड़ेगा, अगर वो लोन ले रहा है अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है as compared to loss of interest due to premature encashment alternative। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि देखिए डिपॉजिटर के पास दो चॉइस है, या वो उसको पैसे की जब भी जरूरत है वो इन डिपॉजिट्स को इन कैश करा लेता है। इन कैश मतलब कि प्री मेच्योर बैंक को बोलता है मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, तो उसमें उसको नुकसान क्या होता है, उसको अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो इन डिपॉजिट पे पहले इसको मिलता था। दूसरा चॉइस ये है कि वो ये डिपॉजिट्स जो है उसके अगेंस्ट लोन ले सकता है। वो बैंक के पास जाता है और बदले में ये डिपॉजिट्स सिक्योरिटी की तरह रख लेता है और बैंक से लोन ले लेता है। तो इसमें इसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नाउ ही हैज टू गिव टू द बैंक, क्योंकि लोन ले रहा है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी कम है एज कंपेयर टू वो लॉस जो उसको होगा जब वो उसको पॉलिसी ये डिपॉजिट्स को प्री मेच्योर इन कैश करवा रहा है, राइट। ओके, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि बैंक जो हैं वो नॉर्मली गिव लोन्स ऑन द टर्म डिपॉजिट अप टू 75 to 95% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट। तो अगर जैसे ये फिक्स डिपॉजिट्स का अमाउंट है 1 लाख, तो बैंक पूरा 1 लाख का लोन नहीं देगा। बैंक मैक्स ये 75,000 टू 95,000 यानी 75 to 95% तक का इतना ही लोन मैक्स दे सकता है। 95,000 इज द मैक्सिमम, यानी कोई भी अमाउंट जो 75 से 95 का हो उतना ही लोन मिलेगा, 1 लाख का पूरा नहीं मिलेगा। एंड बैंक ऑल्सो चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, 1 to 2%। ठीक है, जितना भी लोन बैंक ने दिया है उस पर इतना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ओके, देन कम हाउसिंग लोन्स। सो बैंक ऑल्सो गिव हाउसिंग लोन, राइट। कोई भी जो सैलरीड एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या डॉक्टर इंजीनियर है जिसकी रेगुलर इनकम है, वो हाउस लोन बैंक से ले सकता है। ठीक है, ऐसे ही जिसकी रेगुलर इनकम ना हो उसको बैंक हाउस लोन नहीं देता है। रेगुलर इनकम होना बहुत जरूरी है, राइट। और जिसको भी बैंक ये हाउस लोन चाहिए तो 20% या उससे ज्यादा जो भी प्राइस है हाउस का या फ्लैट का, तो पर्सन को पहले अपनी सेविंग से देना है, और बैंक जो है वो 80% बाकी कंट्रीब्यूट करता है एज अ लोन, राइट। सो टेन्योर, इट इज नॉट टेन्योर ऑफ द लोन कि कितने टाइम के लिए लोन बैंक दे रहा है, वो पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू रिपे द लोन कैन बी फिक्स्ड एनीवेयर अप टू 25 years। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी फ्लोटिंग। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिसमें आपको पता है कि जितने साल के लिए, अगर सपोज 20 years के लिए लोन लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20 years तक सेम ही रहेगा। इफ इट इज 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर इंटायर ड्यूरेशन। लेकिन फ्लोटिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रीसेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, राइट। नाउ लोन अगेंस्ट अदर सिक्योरिटीज। और कौन सी सिक्योरिटीज है, अगर बोरोअर को फंड्स की जरूरत है तो बोरोअर बैंक के पास जाएगा, ठीक है। बैंक क्या देगा बदले में, लोन देगा, और बोरोअर जो है वो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स भी डिपॉजिट करेगा बैंक के साथ एज अ सिक्योरिटी, राइट। सो एक चीज और इसमें आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टिपुलेट अराउंड 50% मार्जिन टू बी मेंटेन बाय बैंक टू बी मेंटेन। सो इसमें इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर शेयर्स की वैल्यू
या म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू वर्थ 1 लाख रुपए है, तो बैंक कितने अमाउंट का लोन देगा? सिर्फ 50,000 का। 50% मार्जिन का मतलब ये होता है कि बैंक जो है लोन देगा ओनली ऑफ वैल्यू विच इज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, राइट। और बैंक के पास कुछ लिस्ट भी होती है अप्रूव्ड शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की। सो ओनली अगेंस्ट दिस अप्रूव्ड शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स बैंक जो है वो लोन देगा। अगर उस लिस्ट में, ये जो अप्रूव लिस्ट है शेयर्स की और म्यूचुअल फंड्स की, अगर बोरोर की जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स हैं वो अप्रूव्ड शेयर्स और म्यूचुअल फंड के लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो फिर बैंक लोन नहीं देगा। नाउ व्हीकल लोन्स। सो व्हीकल लोन्स कौन से हैं? इसमें जो बैंक है वो लोन दे रहा है बोरोअर को, ठीक है। और सिक्योरिटी में क्या बदले में बोरोअर डिपॉजिट करता है? व्हीकल्स, ठीक है। तो जो भी न्यू व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल के पेपर्स बेसिकली, नॉट ऐसे नहीं कि सीधा कार ली और बैंक के अंदर रख दी, नो, कार्स के पेपर्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी जो नया व्हीकल है उस केस में तो बैंक लोन दे देगा अप टू 90% ऑफ इट्स ऑन रोड प्राइस, ठीक है। ऑन रोड प्राइस का मतलब प्राइस जिसके अंदर सारे टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा सब कवर होते हैं। लेकिन अगर कोई यूज्ड या सेकेंड हैंड व्हीकल है, उस केस में बैंक जो है सिर्फ लोन देगा अप टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीकल, राइट। और बैंक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यूज्ड व्हीकल उनमें तो दे हैव हाई अनसर्टेनिटी कि उनकी कंडीशन कैसी है, उसमें सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए न्यू व्हीकल के अगेंस्ट तो बैंक 90% तक का लोन दे देता है, लेकिन सेकंड हैंड व्हीकल में सिर्फ 50%, जो भी वैल्यू है व्हीकल की उसका सिर्फ 50% का लोन देगा, राइट। तो जैसे अगर न्यू कार है, न्यू कार की वैल्यू अगर है 10 लाख, तो लोन कितने का मिलेगा? 9 लाख तक का मिल सकता है। और अगर सेकंड हैंड कार की व्हीकल 4 लाख है, तो लोन कितने तक का बैंक देगा? सिर्फ 2 लाख, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। देन लोन फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब बैंक जो है अगेन लोन देता है एक्सपोर्टर्स को फॉर बोथ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेजेस, राइट। सो प्री शिपमेंट फाइनेंस कौन सा होता है? प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस वो होता है जो एक्सपोर्टर को दिया जाता है बिफोर शिपमेंट, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर गुड्स आफ्टर गेटिंग द एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो एक्सपोर्टर को कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, ठीक है, तो बैंक जो है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस देता है ताकि इट इज गिवन बिफोर शिपमेंट, ताकि वो मैन्युफैक्चर करे या ही कैन प्रोक्योर गुड्स, ताकि गुड्स बना पाए। तो इसलिए एक्सपोर्टर जो है बैंक को अप्रोच करता है कि मेरे को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है तो मुझे फाइनेंस की जरूरत है, ताकि फंड्स की जरूरत है ताकि मैं गुड्स बना सकूं। और पोस्ट, ये प्री शिपमेंट हो गया बेटा, प्री शिपमेंट फाइनेंस। और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्यों एक्सपोर्टर लेता है? ये इसलिए लिया जाता है कि इट इज गिवन आफ्टर शिपमेंट, ठीक है। तो आफ्टर शिपमेंट टू मीट एक्सपेंसेस, राइट, अंटिल एक्सपोर्ट पेमेंट इज रिसीव। तो जब तक एक्सपोर्टर को जो है एक्सपोर्ट पेमेंट नहीं मिल जाती, अभी उसके हाथ में पैसा नहीं आया है, जो भी उसने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उसको पेमेंट नहीं मिली है, तो अब उसको खर्चे तो करने हैं। इन खर्चों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्टर बैंक के पास जाता है और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस लेता है, ठीक है।
सो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैंने ऊपर लिखा था यही चीज लिखी है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो ये एक्सपोर्टर को दिया जाता है ताकि वो रॉ मटेरियल लाए, गुड्स बनाए, मैन्युफैक्चर करे एक्सपोर्ट्स के पर्पस के लिए। और पोस्ट शिपमेंट, सो ये गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इट इज गिवन टू द एक्सपोर्टर आफ्टर ही शिप द गुड्स, उसने गुड्स अभी एक्सपोर्ट कर दिए लेकिन फिर भी जो है कुछ खर्चे होते हैं जो उसको टाइम टू टाइम करने हैं, तो जब तक उसको एक्सपोर्ट की पेमेंट नहीं मिल जाती है तो उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेल करता है, राइट। ओके, नो इट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना जरूरी नहीं है। अगर उसको एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस चाहिए तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो प्री शिपमेंट फाइनेंस भी ले, लेकिन फिर भी एक्सपोर्टर के लिए कन्वीनियंट रहता है कि वो पहले प्री शिपमेंट फाइनेंस ले, जैसे उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे और देन ही स्विचेस टू द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस टिल ही गेट्स द पेमेंट, राइट। और अच्छा, बैंक से पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैसे मिलता है एक्सपोर्टर को, ये देखिए। सो बैंक क्या करता है यूजुअली बाय डिस्काउंटिंग और परचेजिंग द एक्सपोर्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे देखिए, द प्रोसीड्स ऑफ द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इट इज ग्रांटेड जनरली बाय वे ऑफ डिस्काउंटिंग परचेज ऑफ एक्सपोर्ट बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय एक्सपोर्टर ऑन देयर कस्टमर। अब इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्टर एक है, उसने अपने गुड्स एक्सपोर्ट किए एक्स को और बदले में बिल्स जो है ड्रॉ किए थे एक्स के ऊपर, ठीक है, कि आप ये गुड्स ले लो और ये बिल है जो आप और इस बिल में जो भी अमाउंट है आप मेरे को पे करोगे, ठीक है। एक्स ने प्रॉमिस करके ये बिल एक्सपोर्टर को दे दिया। अब एक्सपोर्टर इस बिल को देगा, डिपॉजिट करेगा बैंक के पास, ये बिल बैंक को दे देगा। तो बैंक अपने पास ये बिल रख लेता है और फाइनेंस जो है, फंड्स जो है एक्सपोर्टर को वो दे देता है। तो इस तरह पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज गिवन टू द एक्सपोर्टर, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंपोर्ट फाइनेंस। इंपोर्ट फाइनेंस क्या है, ये एक फाइनेंशियल हेल्प है जो बैंक देता है इंपोर्टर्स को ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, ठीक है, which are used in their export. So अब इंपोर्टर्स जो हैं उनको भी पैसों की जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो बैंक उनको फाइनेंशियल हेल्प देता है ताकि वो रॉ मटेरियल्स या मशीनरी फॉरेन सप्लायर से खरीद सके, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि इंपोर्टर्स को क्या क्या चाहिए, क्या इंपोर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल करना है, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, कुछ भी इंपोर्ट करना है तो बैंक क्या करता है, इंपोर्टर के बिहाफ में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। बैंक क्या इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी दे रहा है एक तरह से कि इंपोर्टर जो है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, किससे, फॉरेन सप्लायर से, फॉरेन सप्लायर से ये लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरेन सप्लायर को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। इंपोर्टर कौन होता है, जो बाहर के देश से चीजें मंगवा रहा है, रॉ मटेरियल मंगवा रहा है, मशीनरी मंगवा रहा है। अब फॉरेन सप्लायर ऐसे तो इंपोर्टर को नहीं दे देगा, उसको क्या पता इंपोर्टर की क्या रेपुटेशन है। तो बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, और एक तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या, गारंटी दे रहा है बैंक, प्रॉमिस कर रहा है कि उसकी पेमेंट, फॉरेन सप्लायर की पेमेंट उसको मिल जाएगी, इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, ठीक है, और इंपोर्टर अपना बिल टाइमली फॉरेन सप्लायर को पे कर देगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि जब भी गुड्स जो हैं यहाँ पे देखिए, लिखिए, जस्ट लेट मी क्लीन दिस बेटा, दे आर ओपन बाय बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं बैंक को, द इंपोर्ट बिल्स आर पेड बाय द बैंक। तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉरेन सप्लायर पहले किसको देगा,
पहले इंपोर्टर को देगा। जो भी इंपोर्ट कर रहा है, सामान ले रहा है फॉरेन सप्लायर से, फॉरेन सप्लायर उसको डॉक्यूमेंट सारे देगा। ये डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर किसको दे देता है? बैंक को दे देता है। और जैसे ही बैंक को इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बैंक जो है ये सारा इंपोर्ट बिल फॉरेन सप्लायर को पे कर देता है। ठीक है। और बैंक जो है एक तरह से ये लोन दे रहा है इंपोर्टर को, और जैसे ही इंपोर्टर गुड्स बनाता है, उसको प्रॉफिट होता है, वो ये अपना सारा अमाउंट जो बैंक ने इंपोर्टर के बिहाफ में फॉरेन सप्लायर को दिया था, इंपोर्टर ये पैसा बैंक को वापस कर देता है अलोंग विद इंटरेस्ट। राइट, काफी लेंदी टॉपिक था और ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। सो टाइप ऑफ इनसिक्योर्ड लोन्स है, दिस आई एम गोइंग टू कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।